अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन हुकूमत के लिए भारी रहा, शरीफ खानदान के लिए भारी रहा। वजीर आजम के एतराज़ात पर अदालत के अहम रिमार्क सामने आए। जो एतराज़ एक एक करके JIT के कंडक्ट पर शरीफ खानदान की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने उठाए, उन एतराज़ात का एक एक करके अदालत की तरफ से आज जवाब भी दिया गया और बाकायदा जवाब आया। साथ ही वज़ीर आज़म की तकरीर और सबूत पेश करने के दावे पर भी बात हुई। इसके अलावा पनामा अमल दरामद बेंच आज JIT के सामने शरीफ खानदान के रवैये पर भी बरहम दिखाई दिया, मगर आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि शरीफ खानदान को फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करनी होगी। शरीफ खानदान फैसला करे, सबूत अदालत को देंगे या ट्रायल कोर्ट में। यहां पर भी अदालत ने एक इशारा दिया कि सबूत तो देने होंगे, इस अदालत को देंगे या ट्रायल कोर्ट को देंगे, यानी मामला यहां से ट्रायल कोर्ट भी जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि शवाहिद देखकर फैसला किया जाएगा कि वजीर आजम की नाअहली बनती है या नहीं। नाअहली का फैसला अदालत खुद दे या फिर मामला एहतसाब अदालत को भेज दिया जाए, यानी कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ से नहीं। अदालत ने कहा कि इस केस को ख़त्म कर दें, वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तौर पर कह दिया जाए कि उन पर सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए, या तो फैसला अदालत खुद दे देगी या फिर एहतसाब अदालत को भेज दिया जाएगा। ये दो ऑप्शन अदालत की तरफ से बताया गया। इसके अलावा भी अहम रिमार्क सामने आए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे और अब वो कल भी दलाइल देंगे। आज अदालत ने वज़ीर आज़म के एतराज़ात को सुना और अहम रिमार्क्स दिए। महसूस हुआ कि अदालत ने बहुत से एतराज़ात को आज ही की समाअत में मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा हारिस ने आज समाअत के आगाज़ में ही अदालत का 20 अप्रैल का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि JIT ने अदालत के दिए गए 13 सवालात को खुद ही 15 सवालात बना दिया। यह एतराज़ वज़ीर आज़म के तहरीरी जवाब में भी उठाया गया कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है और जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने पूछे उससे आगे की तहकीकात की है। और कल सवाल उठ रहा था कि क्या अदालत इस एतराज़ को मानेगी कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, तो आज अदालत ने इसका जवाब दिया। अदालत ने कहा, ख्वाजा हारिस ने पहले कहा कि जिस केस पर अदालत का फैसला आ चुका था JIT ने इस पर तहकीकात की। ख्वाजा हारिस की दलील पर आज जस्टिस एजाज अफजल ने पूछा कि क्या आप कहना चाहते हैं कि फरीक़ैन के तमाम असासों की छानबीन नहीं हो सकती? क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मुकदमात अदालतों से ख़त्म हो चुके 13 सवालों की बुनियाद पर उनकी जांच पड़ताल दोबारा नहीं हो सकती? फैसले में लिखा है कि अगर FIA के पास कोई सबूत हो तो उसका जायज़ा लिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से मामलात आपस में मिले होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और जब तक मुकम्मल तहकीकात ना हो मुकम्मल मामले को देखना होगा। लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक मनी ट्रेल एक मुअम्मा है, पैसा कहाँ से आया और फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, असल बात तो मनी ट्रेल का सुराग लगाना है। इसी तरह वज़ीर आज़म की तरफ से एक और एतराज़ उठाया गया था और कल सवाल उठ रहा था कि अदालत उस पर क्या रद्द अमल देगी। सवाल यह था कि JIT ने राय देने के बजाय फैसले दिए, फैसले सादिर किए। इस पर अदालत ने आज अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस अजमत शहीद शेख ने कहा कि JIT ने जो बेहतर समझा सिफारिश कर दी। अगर तहकीकात करके सिफारिश कर दी तो क्या बुरा किया। JIT सिफारिशात से ज़्यादा अदालती हुक्म अहम होगा। हम JIT की सिफारिशात के पाबंद नहीं, सिफारिशात पर अमल करना है या नहीं इस बात का फैसला अदालत करेगी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हुदैबिया केस की तहकीकात में शामिल करना दुरुस्त है या नहीं हुदैबिया को, यह फैसला भी हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट को करना है। यहाँ भी अदालत ने इशारा दिया कि मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएगा। रिपोर्ट के किसी एक हिस्से को दुरुस्त या गलत हम कैसे करार दे दें, अदालत ने कहा हमने JIT की राय नहीं मवाद देखना है। यह एतराज़ भी मुस्तरद हो गया, तकरीबन मुस्तरद हो गया। अदालत ने कह दिया कि वो राय को नहीं मवाद को देखेगी। तो जो मियां नवाज शरीफ साहब का एतराज़ था कि इन्होंने तो राय दे दी, JIT को तो तहकीकात का हुक्म दिया था, वो भी अदालत ने कह दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फैसला देंगे, राय को अहमियत नहीं देंगे। बज़ाहिर आज की समाअत में अदालत ने वज़ीर आज़म के इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया कि JIT ने 13 सवालात से हटकर काम किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि शरीफ खानदान को JIT ने मौका नहीं दिया। जितने सबूत अदालत को JIT ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं, इस हवाले से अगर सवाल भी कर लेते, ये सारे मामला शरीफ खानदान से जरा करते हुए उनके सामने रख देते तो वो जवाब दे देते, या जवाब देने का उन्हें मौका मिलता, उसके काउंटर सबूत देने का मौका मिलता। तो इस हवाले से भी अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और जवाब दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि यह कहना गलत है कि मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकाइक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं,
कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम और उनके बेटों की ये अप्रोच थी कि कुछ ना बताया जाए। कहा गया जो मालूम हो सके वो JIT खुद ही करे। गल्फ स्टील मिल्स के मालिक के सवाल पर कहा गया कि शायद हसन मालिक होगा। आपके मौक्किल अपने खालू से मुताल्लिक सवाल का जवाब भी ना दे सके, ये अप्रोच रही JIT के सामने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि घर में हर बात होती है, दूसरी जानिब कहा गया कि लंदन फ्लैट किसकी मिल्कियत है इल्म नहीं। वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और उन्हें मिल्कियत का इल्म नहीं। अदालत ने मजीद कहा कि वो फैसले देते हुए JIT के सामने पेश होने वाले अफराद के रवैये को भी देखेगी जो उन्होंने JIT के साथ रवा रखा। यानी अदालत ने यह एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि आप सवालों के जवाब देते ही कहाँ हैं जो JIT आपके सामने सबूत रखकर सवाल करती, और ये सारे मामले की को भी अदालत ने एड्रेस किया आज। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ना तो किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, ना कोई तनख्वाह वसूल की। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि क्या आप कहते हैं कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जी गलत है, कागजात भी यही कहते हैं। वज़ीर आज़म FZE के मालिक हैं और ना ही कभी तनख्वाह ली। FZE कंपनी हसन नवाज की मिल्कियत है। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म ने अकामा नहीं लिया था? जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि हसन नवाज का वज़ीर आज़म से क्या ताल्लुक है? क्या वज़ीर आज़म हसन नवाज के वालिद और FZE के चेयरमैन नहीं हैं? ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि JIT ने वज़ीर आज़म से FZE कंपनी से मुताल्लिक कोई सवाल ही नहीं किया। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि जो बातें JIT ने नहीं पूछी वो हमने पूछ ली, बात ख़त्म। यह एतराज़ भी अदालत ने कि JIT ने इन चीज़ों से मुताल्लिक नहीं पूछा, आज कह दिया कि जो नहीं पूछा हम पूछ रहे हैं, यहाँ बात ख़त्म। इसके अलावा आज भी अदालत में JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 का जिक्र आया और उसमें है क्या, इसके हवाले से फिर बात हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी दरख्वास्त से अदालत से अपील की कि फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि वॉल्यूम 10 उन्हें फराहम किया जाए। और कल यही बात हो रही थी कि वॉल्यूम 10 जो है, जिसको JIT ने अदालत से इस्तदा की थी कि इसको अभी ना डिस्क्लोज किया जाए, क्या वो डिस्क्लोज होगा या नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 सील क्यों है, मुझे नहीं पता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वॉल्यूम 10 में शवाहिद नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप इसरार करेंगे तो वॉल्यूम 10 खोल भी देंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि अदालत ने कहा कि अगर आपको एतराज़ है तो वॉल्यूम 10 को खोल देते हैं। अब इस पर क्या शरीफ ख़ानदान का लाया अमल होगा, आज इस हवाले से भी पूछेंगे। मतलब आज की समाअत में अदालत ने खुद से पेशकश कर दी कि वो वॉल्यूम 10 सामने लाने को तैयार है। इसके अलावा अदालत ने आज वज़ीर आज़म के एक और एतराज़ का भी जवाब दिया। नवाज शरीफ की तरफ से एतराज़ ये उठाया गया कि 60 दिन के बजाय JIT ने 66 दिन लगाए। अब जो दस्तावेज़ात आएँ उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाया जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि JIT की तहकीकात अब जारी नहीं है, मुमकिन है 60 दिनों में जो जवाब ना आए हों वो आ जाएं। यानी अदालत ने जवाब दे दिया कि JIT की तहकीकात नहीं जारी, लेकिन जो पहले से कुछ पूछा गया है अगर उसके जवाब आए और अगर वो आ जाते हैं जो अभी तक नहीं आए तो वो रिपोर्ट का हिस्सा होंगे या नहीं, ये बहरहाल अभी वाज़ेह नहीं है। मगर अदालत ने इस हवाले से ज़रूर कह दिया कि JIT काम नहीं कर रही है, मगर उन्होंने जो सवालात लिखे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से एक एतराज़ ये भी उठाया गया कि बैरून मुल्क से दस्तावेज़ात गैर कानूनी तरीके से मंगवाई गई। इस हवाले से भी आज अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और जवाब दिया कि, और जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि दस्तावेज़ात JIT को कानूनी मुआवनत के तहत मिली। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर दस्तावेज़ात तस्लीम ना करें कि हुकूमत ने नहीं दी? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि गैर मुल्की हुकूमत को ही दस्तावेज़ात के लिए दरख्वास्त की जा सकती है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि कानून में लफ्ज़ गैर मुल्की हुकूमत की तारीफ नहीं की गई। नैब कवानीन के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर असर इदारे और अफराद ही हुकूमत के ज़मरे में आते हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी मुआवनत अफराद नहीं रियासती इदारों के दरमियान होती है। वफाकी हुकूमत या हुकूमत का नामजद इदारा कानूनी मुआवनत का मुआहदा कर सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानूनी मुआवनत के मुआहदे का जायज़ा लिया जा सकता है, देखना होगा कि दस्तावेज़ात कानूनी शहादत के मुताबिक हैं या नहीं। ख्वाजा हारिस ने एतराज़ उठाया कि सिफारत खाने की तस्दीक के बगैर दस्तावेज़ात को दुरुस्त नहीं माना जाता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि दस्तावेज़ात असल हों तो सिफारत खाने की तस्दीक ज़रूरी नहीं। ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि निजी फर्म से मिलने वाली दस्तावेज़ात की मुतालिका हुकूमत से तस्दीक ज़रूरी होती है। जस्टिस एजाज अफजल ने पूछा कि क्या कानूनी मदद के तहत मिलने वाली दस्तावेज़ को पाकिस्तान लाने के तरीक़ेकार पर मुस्तरद किया जा सकता है कि वो किस तरीक़ेकार से आई, अगर कानूनी तरीके से मिली हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून के मुताबिक ऐसी दस्तावेज़ात मुस्तरद ही होती हैं, ये वज़ीर आज़म के वकील ने कहा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि कोई निजी फर्म अपने मुल्की क़वानीन के मुताबिक दस्तावेज़ात लेकर भिजवाए तब भी से मुस्तरद किया जा सकता है।
ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि दस्तावेजात का मुतल्लिका हुकूमत के जरिए ही इरसाल किया जाना जरूरी है। मुतल्लिका हुकूमत खुद किसी निजी फर्म की खिदमत हासिल करे तो दस्तावेजात तस्लीम हो सकती हैं। JIT ने किसी गैर मुल्की हुकूमत से बराह रास्त कानूनी मदद नहीं ली। इस एतराज़ पर अदालत ने वाज़ेह किया कि अभी हैसियत पर फैसला होना है, ये भी बहुत अहम मामला है। अगर दस्तावेजात की कानूनी हैसियत ही मशकूक हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि JIT की फाइंडिंग नहीं, दस्तावेजात देखकर फैसला करेंगे। और आज मियां नवाज शरीफ के वकील बार बार ये कह रहे थे कि दस्तावेजात हतमी नहीं हैं क्योंकि ये हुकूमत के से वेरीफाइड नहीं है और ये एक प्राइवेट फर्म के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करके मंगवाई गई हैं और इसके ऊपर सवाल उठाया गया। अब ये दस्तावेजात ही अगर कानून के मुताबिक ना हो तो फिर क्या होगा, ये सवाल अभी भी बाकी है। अदालत में आज बारे सबूत के हवाले से भी बात हुई और ये शरीफ खानदान के लिए बहुत अहम अदालत के रिमार्क्स आए। बेंच ने वाज़ेह किया कि मिल्कियत तस्लीम करने के बाद शरीफ खानदान को ही सबूत देना होगा। जस्टिस एजाज अफजल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि असासों को तस्लीम किया गया। अब दो ही मामलात हैं, हम देखें या एहतसाब अदालत देखें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 16 मई 2016 को वजीर आजम ने अपने खिताब में दावा किया कि तमाम जायदाद और आमदनी के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है। कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है, फिर वो दी क्यों नहीं गई? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम पूरी कौम से खिताब में एक बात कहे और फिर उसके सबूत मौजूद ना हो? बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया। शरीफ खानदान ने मनी ट्रेल और ज़राए आमदनी बताने का जिम्मा लिया। JIT बनाने की वजह यह थी कि वजीर आजम और दूसरे फरीकैन आज़ादी से अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, सबूत दे सकें। तमाम दस्तावेजात देने का मौका फराहम किया गया। JIT का मकसद इजाफी चीज़ें सामने लाना नहीं था। अब नई नई चीज़ें सामने आ गई हैं तो अलग बात है। वजीर आजम ने तमाम दस्तावेजात देने से इनकार किया। अगर आप ये दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई और निकाल लेगा। इस हवाले से जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि JIT से पहले अदालत में भी मौका दिया गया। तमाम दस्तावेजात शरीफ खानदान ने देनी थी। हुसैन नवाज के फ्लैट्स के मालिक होने की एक भी दस्तावेज पेश नहीं की गई। मालिक के बगैर ट्रस्ट डीड की कोई हैसियत नहीं। अदालती फैसले मौजूद हैं कि जिसकी जायदाद हो सबूत साबित इसी को करनी होती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने कहा यह हैं वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे। अगर स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो फिर हमें यानी JIT को क्यों नहीं दी गई? तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये जायदादें और मिल्स वजीर आजम की मिल्कियत नहीं है। वजीर आजम ने कहीं नहीं माना कि फ्लैट्स वजीर आजम के हैं। जवाब में जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि बारे सबूत शरीफ खानदान पर ही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT ने नवाज शरीफ से यह नहीं पूछा कि अदालत मौका देगी तो जरूर बताऊंगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 1 साल से पूछ रही है, अब बता दें। वजीर आजम ने कहा था हम साबित करेंगे, मगर कुछ नहीं दिया गया। वजीर आजम खुद दस्तावेजात देने के बयान से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। वजीर आजम पर पहले बारे सबूत अदालत की तरफ से डाला गया शरीफ खानदान पर और फिर कहा कि क्योंकि बयान वजीर आजम दे चुके हैं तो बयान देने के बाद अब बरी जिम्मा नहीं हो सकते। जैसे एजाज अफजल ने कहा कि वजीर आजम ने तकरीर में कहा था जराए और वसाइल का रिकॉर्ड मौजूद है। सवाल यह है कि मामला एहतसाब अदालत को भेजना है या खुद फैसला करना है। अब यहाँ पर दस्तावेजात से साबित करें या ट्रायल कोर्ट में। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम तमाम मवाद को जांचेंगे, फिर यह तय करेंगे कि नाअहली बनती है या नहीं। JIT रिपोर्ट शवाहिद के जायजे के बाद फैसला करेंगे कि मामला नैब को भेजें या नाअहली से मुताल्लिक फैसला खुद कर दें। अदालत ने आज फिर कहा। अदालत के बहुत अहम रिमार्क सामने आए। अदालत ने वाज़ेह किया कि उसके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अदालत खुद भी फैसला दे सकती है, ट्रायल कोर्ट को भी मामला भेज सकती है, मगर पहले अदालत यह तय करेगी कि नाअहली बनती भी है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने आज वज़ीर आज़म के एतराज़ात सुने और उस पर रिमार्क्स दिए। ये जरा जारी रहेगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तलाल साहब ये मुश्किल नहीं हो गई आज शरीफ खानदान के लिए? पहले बारे सबूत मुकम्मल तौर पर अदालत ने शरीफ खानदान पर डाला, फिर शरीफ खानदान में से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि बयान आपने दे दिया। जब बयान दे दिया तो उस बयान के बाद आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। तो बड़ा डायरेक्टली अदालत ने शरीफ खानदान पर और फिर मियां नवाज शरीफ साहब पर सबूत की जिम्मेदारी डाल दी है। देने पड़ेंगे अब आपको सबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शाहजेब, अगर मियां नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली ने जवाब नहीं, पाकिस्तान में कोई जवाब नहीं दे सकता। शरीफ फैमिली ने उसका जो पोता है उनका, उसने अपने दादे का हिसाब दिया जो इस दुनिया में नहीं। और कोई दुनिया में अगर कोई आदमी दुनिया से चला जाए तो कोई दुनिया का मुल्क, कोई कानून ये पाबंद नहीं करता कि उसका हिसाब कोई और दे। और उसके बाद ये भी कभी नहीं होता कि पूरी शरीफ फैमिली में से किसी एक ने कोई गलती की हो तो सजा मियां नवाज शरीफ को ही मिलेगी। देखिए, हर एक की अपनी शनाख्त है।
हर कोई अपना कारोबार करता है, अगर किसी की गलती है तो उसके खाते में जाएगी, उसको भुगतनी पड़ेगी। यह मुमकिन नहीं है कि शरीफ फैमिली का नाम लेके सजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ को दी जाए। मियां नवाज शरीफ के जो एसेट्स हैं, जो उनकी एक बयान है, वो आज अदालत में उसका जिक्र भी हुआ और वो इसी तरह CIT के सामने भी रखी गई और वो हम अदालत के सामने पहले भी रख चुके। अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन है, अगर किसी के पास कोई सबूत है कि उसके अलावा कोई जायदाद है, कोई मिसडिक्लेरेशन ऑफ एसेट हुई है, कोई टैक्स चोरी हुई है, कोई और मामला है, तो फिर तो बारे सबूत जो है वो मियां नवाज शरीफ पर है। अदरवाइज शरीफ फैमिली कहकर हम जिम्मेदार नवाज शरीफ को नहीं कह सकते। शरीफ फैमिली बहुत बड़ी है और इसमें कई खानदान हैं। जो बात आपने की, देखिए जब डेविड कैमरून ने, उनका भी नाम आया था पनामा में, जब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे वो बरतानवी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर, तो उन्होंने कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी, कुछ का कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये मेरे आबा अजदाद से बातें मुताल्लिक हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आप कह रहे हैं दुनिया में कोई कानून नहीं कहता कि आप अपने जो मरहूम वालिद हैं उनका दें, दादा का दें, और मगर अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये प्ली नहीं ली ना जब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर तकरीर की। कह देते वालिद साहब का नहीं पता भाई मुझे कि वालिद साहब ने किस तरीके से डीलिंग की थी कतर के साथ। उन्होंने कहा सबूत हैं, ये जराए हैं, और अदालत आज यही कह रही है कि ये बयान देने के बाद अब वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। पहले दिन से आपकी प्ली ये नहीं थी और अदालत अब आपको बरी जिम्मा नहीं कर रही, तो दुनिया का कोई भी कानून कुछ भी कहता हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो सबूत तो देना पड़ेंगे आप। देखिए, इसका मतलब है हम नई कोई एग्जाम्पल और प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि किसी के खानदान में कोई किसी से के साथ नाराज हो, कोई किसी के साथ खुश हो, लेकिन खानदान हो और बड़ा खानदान हो, उसमें से कोई आदमी गलती करे तो सजा उसमें से उसके सरबराह को या उस आदमी को दे दी जाए जो किसी भी ना किसी ओहदे पर फायज है। यानी मियां नवाज शरीफ को अगर उसने कोई गलती नहीं की, अगर उसने कोई मिसडिक्लेरेशन एसेट नहीं की, अगर कोई टैक्स चोरी का मामला नहीं, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं, अगर किसी कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा नहीं दी, लेकिन उसके शरीफ खानदान कह के उसके खानदान में से किसी ने भी अगर कुछ किया है या कहीं कोई मिसिंग लिंक है तो सजा नवाज शरीफ को दे दी जाए। ये असूल तो मैंने फिर दुनिया में हम तो पहली दफा देख रहे हैं। और डेविड कैमरॉन की आपने एग्जांपल दी, बहुत शानदार। मैं उसके अभी फैसला आया नहीं है, अभी जाहिर अदालत ने फैसला दिया नहीं है। आपने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहा है, एक तो अदालत ने फैसला नहीं दिया, दूसरा जाहिर इस एतराज में वजन है शरीफ खानदान की तरफ से कि जब JIT ये कहती है कि हसन नवाज की भी जितनी ऑफशोर कंपनियां हैं वो भी पैसा पार्क करने के लिए पैसा जाता है, हुसैन नवाज भी यही काम कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जो सिन है कि पैसा अगर इंप्लाई ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान से गया तो वो कौन सा किकबैक था, कौन सी करप्शन थी, ये भी साथ में वाजा कर देते कि जब पाकिस्तान से पैसे का जाना नहीं वाजे हो रहा तो वहां पे पैसा, ये वाला एतराज दुरुस्त। मगर जो आपने जितने भी एतराज किए, अब कहा कि जी ये जो सबूत थे, इन सबूत के ऊपर कर लेते मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रख देते, तो अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि 1 साल से हम पूछने जवाब देते नहीं हैं। बेटा कहता है बाप को नहीं पता, बाप को कहता है बेटे को नहीं पता, शहबाज शरीफ साहब को अपनी दस्तखत का नहीं पता। ये सारे काम तो JIT के आगे करते रहे, तो JIT से तो आप लोग वैसे भी बचते रहे और एक दूसरे पर डालते रहे सारे मामला। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे दोबारा कहा है कि जिस तरह का हिसाब और बगैर कोई कानूनी सहारा लिए, बगैर अपने कानूनी हक इस्तेमाल किए शरीफ फैमिली ने हिसाब दिया, कोई नहीं दे सकता। कोई भी उन लोगों का हिसाब नहीं दे सकता जो उसने काम ना किया हो, और वो भी जो दुनिया में आदमी ना हो और अपने वालिद की चीजों का हिसाब, और वो भी 40 से 50 साल पर। बात ये है शाहजेब, अब बात पनामा से आ गई है। अदालत ने कहा कि मियां साहब तो अपने खालू को भी नहीं पहचान रहे थे। मेरी बात सुने, अदालत ने कहा मियां साहब तो अपने खालू को भी JIT में लिखा हुआ 1.5-2 घंटे तक नहीं पहचान रहे थे। नहीं शाहजेब, ये देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बात तंजिया नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी जो 1975 में फौत हो गया हो और अचानक से आप उसका नाम लें, तो उसके बाद आप पूछें कि आप इसको जानते हैं, तो क्या बकेगा इंसान। जब उनको तस्वीर दिखाई गई या बताया गया तो वो तो उन्होंने फौरन से कहा कि ये तो मेरे खालू हैं भाई, लेकिन ये तो आज से 40 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं। देखिए, मजाक बनाने के लिए इस तरह की चीजें, और हम यही कहते थे कि ये हमारा मीडिया ट्रायल होगा, ये जो JIT है इसमें से कोई टुकड़े निकाल कर हमारे मुखालफिन हथियार के तौर पर सियासी इस्तेमाल करेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब को किसने रोका था कि वो अपनी दस्तखत ही ना पहचाने? ये माने कि मियां शरीफ ने उन्हें कहा था कि तारिक शफी के साथ मिलकर ट्रांजैक्शन कर लो, फिर अपनी दस्तखत पहचानने से इनकार करें, फिर कहें मुझे पता ही नहीं है कतरियों को पैसे कितने दिए, पता ही नहीं है बाद में क्या ट्रांजैक्शन हुई, सेटलमेंट हुई। शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता, छोटे भाई को अपनी दस्तखत नहीं पहचान रहे थे, ये कैसे हो गया? देखिए, मेरा ख्याल है इसीलिए हमने कहा है कि पूरी की पूरी ऑडियो और वीडियो जो है ना वो जारी कर देनी चाहिए अनऑडिटेड,
और ताकि ये जो एक एक टुकड़े निकाल कर बातें की जाती हैं, ताकि पता चले कि शहबाज शरीफ ने जो सवाल किए और जिस तरह सवालों का जवाब दिया, फिर जो लाजवाब बैठी थी JIT, उसके मुंह कैसे बने हुए थे वो भी कौन देख ले। लेकिन मैं दोबारा शाहजेब का, हमें इंसाफ की उम्मीद है, हम इसी उम्मीद से हैं पिछले कोई आप तो हेयरिंग में थे आज, माह से। तो साहब आज आप हेयरिंग में थे, इन रिमार्क्स के बाद भी उम्मीद है, आज आप हेयरिंग में थे, बिल्कुल था। इसके बाद भी उम्मीद है आपको। नाउ वॉल्यूम 10 का बुनियादी एतराज वज़ीर आज़म ने उठाया, आप खुद अदालत में थे, आज अदालत ने कहा ना आपसे, वकील को ऑप्शन दिया कि आप इसरार करेंगे तो वॉल्यूम 10 खोल देंगे, तो वज़ीर आज़म क्या वकील ने जवाब नहीं दिया, अदालत ने तो आज ऑप्शन दिया था। देखिए मेरा ख्याल है कि हमने तो लिख हुआ है ना, और लिखकर ये प्रे किया हुआ है कि ये खुलना चाहिए, क्योंकि ये हो कि हमने आर्गुमेंट मुकम्मल कर ले, कल कोई नया कागज आ जाए और बाद में पता चले कोई और चीज आ गई है, तो ये ऑनगोइंग है ना, ये जो 10th वॉल्यूम है। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये पनामा से बात अकामा पर आ गई है। कहां गए वो 4 फ्लैट, कहां गई वो मनी लॉन्ड्रिंग, कहां गई वो टैक्स चोरी? कोई हमारे पल्ले भी डाले ना कि कहां से टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, कमीशन आया है और उसके बाद ये फ्लैट बने हैं। भाई सिर्फ आप बात अब अकामे पे आ गई है, और वो भी डिस्क्लोज किया हुआ है, वो छुपाया नहीं हुआ, उसकी फोटोकॉपी भी बिल्कुल हमारे इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। ये बताएं, तो हम इस पर कुछ चीजों को बचा के रखा है। कतरी शहजादे के ऊपर मियां साहब ने नहीं एतराज उठाया कि भाई उससे क्यों नहीं बात की, ये क्या बाकी बच्चों ने ये एतराज उठाने हैं या भूल गए हैं कि कतरी शहजादे वाला एतराज अब आप लोग नहीं करेंगे? देखिए, एक तो बच्चों का वकील जो है वो अपनी बात करेंगे, और कतरी शहजादे के साथ जो किया गया, और कतरी शहजादा भी खुद कोई एविडेंस उस अपने वालिद की जगह दे रहा है जो कि दुनिया से जा चुका है, जिसने बिजनेस जो है वो मियां शरीफ से किया। यानी वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, उनके अगर कई गैप्स हैं, जो कि दुनिया में कोई कानून जो है वो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं कि दुनिया से गए हुए लोगों के अगर कोई गैप हो तो सजा उसके बेटे या पोते को दे दी जाए। वहां भी यही मामला है कि वो कतरी जो है उसका वालिद, वो अपने वालिद की जगह वो बयान देने को तैयार था, लेकिन यहां हम उसको डरा रहे थे, यहां हम उसका मजाक बना रहे थे, यहां हमने उसके पर बहुत सारी ऐसी चीजें की कि जिसके बाद मेरा ख्याल है कि वो भी सोचते होंगे कि किस तरह के लोगों से उन्होंने कारोबार किया है, या ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लोगों की हमारे साथ मौजूद थे, और वो इस हवाले से एतराज़ात हैं जो कोर्ट के रिमार्क्स थे, कह रहे हैं कि अगर फैसला आता है तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होगा, एक नई नज़ीर होगी कि वालिद साहब की और दूसरे मामला के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे लिंक कर दिया जाए। JIT की रिपोर्ट के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है, 2 ग्रुप बने हुए हैं, हुकूमत और इत्तेहादी, जो इस बात पर डटे हुए हैं कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी एजाजुल हक साहब से मुलाकात की, आज भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, आज फिर का इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा, मौलाना ने भी कहा कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें हैं जो बार बार मुतालबा कर रही हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। तहरीक इंसाफ के साथ साथ दीगर अपोजिशन की जमातें भी अब पनामा केस में दिलचस्पी लेती दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी जो इस पूरे प्रोसेस पर यकीन ही नहीं रखती थी, पनामा के मामले को उठाया नहीं, अदालत में गया तो इसको ड्रामा कहा यहाँ से फैसला आएगा नहीं, अब पीपल्स पार्टी भी आगे आगे नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 में बहुत दिलचस्प सूरत हाल। ओपोजिशन के वो रहनुमा भी 2 दिनों से अदालत आ रहे हैं जो माजी में कभी अदालत नहीं आए, मगर जो रोजाना अदालत आते थे अब वो अदालत नहीं आ रहे हैं। इमरान खान ने रिपोर्ट से पहले शायद ही पनामा केस की कोई समाअत छोड़ी हो, तमाम समाअतों में शरीक रहे, मीडिया से बात करते रहे, मगर 2 दिनों से इमरान खान ही नहीं, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत अदालत नहीं आ रही। मगर आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुशावरत की और इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत तो 2 दिन अदालत नहीं आई, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ की सीनियर लीडरशिप 2 दिनों से अदालत आ रही है, जो पूरे पनामा केस में अदालत नहीं आई। कल फारूक सत्तार और चौधरी शुरात अदालत आए, आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह दीगर रहनुमाओं के साथ अदालत आए, अदालती कार्रवाई को सुना। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन की दीगर जमातों में अब उम्मीद है कि अदालत से हुकूमत के खिलाफ फैसला आएगा, इसलिए मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा रही है। मगर खान साहब क्यों नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नज़र आती है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये माने हुए है कि फैसला आना ही मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो इसलिए अगली स्ट्रेटजी की तैयारी की जाए, जिसके लिए मुशावरत हो रही है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद साहब में हो क्या रहा है, पहले जो मानते नहीं थे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वो आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो कोई प्रोसीडिंग मिस नहीं करते थे वो नहीं आ रहे हैं, मुशावरत हो रही है, क्या वजह है कि इमरान खान नहीं आ रहे, क्या वजह है कि ये सारे आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो है वो तो एक उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, उन्होंने मुशावरत की थी बाकायदा, और उन्होंने ये तय किया था कि
इस मरहले पे ये आखिरी मरहला है, तो जब इमरान खान आते हैं तो फिर उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद आती है। तो उन्होंने फैसला किया था कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ या उनके किसी लीडर के साथ वहाँ पे मुठभेड़। आपको पता है कि वहाँ पे मीडिया भी बड़ी तादाद में आता है, और पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आपने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं पहले वो इंतज़ार कर रहे थे, इमरान खान बात कर रहे थे, फिर एक दिन आपने देखा कि साद रफ़ीक साहब बात कर रहे थे और इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे थे। और इस दौरान में वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि तसादम का ख़तरा भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक तसादम या किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो उनके साथी हैं, उनकी पार्टी के रहनुमा है, वो आ रहे हैं। बल्कि आप देखें कि इमरान खान साहब के ना आने की वजह से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो पहले बहुत रेगुलर थी वहाँ पे, वो अब नहीं आ रहे। इसके बावजूद आज भी वहाँ पे आपने देखा कि दोनों तरफ नारेबाजी भी हुई, काफ़ी टेंशन थी। तो आप खुद सोचें कि अगर इमरान खान भी वहाँ पे आएँ तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो सकती है और कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तो इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मरहले पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं चाहते और उससे बचने के लिए वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। आमिर साहब, क्या ऐसा भी है कि पीटी महसूस कर रही है कि फैसला आना ही मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो आगे की स्ट्रेटजी पर काम करें? क्योंकि जाहिर है इस पूरे मामले को अदालत तक ले जाने में, सड़कों से लेके आने में इमरान खान साहब का ही किरदार है। उन्हें पता है कि अब कोई आ भी रहा है अदालत तो दूसरी पार्टी क्रेडिट ले नहीं पाएगी, इसलिए वो आ नहीं रहा है। और पीपल्स पार्टी एक बिल्कुल आखिर की एफर्ट्स कर रही है, क्यू लीग भी, MQMB के कहीं ना कहीं तो हमारा भी क्रेडिट हो कि हमने भी हिस्सा डाला इस पनामा के मामले में, इसलिए उनकी अटेंडेंस मुसलसल है। देखिए शाहजेब भाई, ये तो हर आम पाकिस्तानी जानता है कि ये जो पनामा केस है इसको तो इमरान खान साहब ने ही जिंदा रखा है और वही इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, आसिफ जरदारी से लेके बिलावल साहब तक और बिलावल साहब से लेके एतजाज़ हसन साहब तक, मैं आपको बहुत से नाम बता सकता हूँ। ये सब लोग बबांगे दोहल ये कहते रहे हैं कि इन अदालतों से कभी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया और हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ये कहते थे कि ये मामला आप पार्लियामेंट के ज़रिए तय करें। और मुझे खुद याद है कि खुर्शीद शाह साहब के साथ हमारी बड़ी बहस होती रही है, एतजाज़ हसन साहब के साथ मेरी बड़ी बहस होती रही है। अभी भी पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं, अभी भी उनका यही ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इससे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ किसी फ़ैसले की उनको तवक्को नहीं है। लेकिन आज एक तब्दीली आई और अब वो खुद भी आना शुरू हो गए। कमर ज़मान कायरा साहब भी आए, खुर्शीद शाह साहब भी आए, साहब भी आए। तो ये पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में एक शिफ्ट है और पीपल्स पार्टी जो है वो देख रही है कि सूरत हाल बदल रही है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट आना शुरू कर दिया है। और शायद उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कुछ कुर्बत भी बढ़ गई है और इन दिनों ये कुर्बत हमें नज़र भी आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जो सिंध के बहुत से अहम रहनुमा हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी हालात हैं, ये जो पनामा केस है, इसका ये करिश्मा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद। ये सियासी हलचल है, एक और मामला है। अभी तो वजीर आजम के वकील दलाइल दे रहे हैं जिसमें नज़र आता है कि किसी भी तरीके से, और जो आपको तलाल चौधरी साहब के आर्गूमेंट से भी लगा होगा, कि वजीर आजम को इस सारे मामले से अलग किया जाए, उनकी जिम्मेदारी इस सारे मामले से हटाई जाए, बच्चों के और वजीर आजम के अपने वालिद के मामलात पर डाली जाए। शुरू से भी कोशिश थी, अब ज़्यादा नज़र आती है दादा का और जो पोते हैं उनका कनेक्शन बनाया जाए, वजीर आजम का कनेक्शन ना हो। क्या जो मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनके जो वकला हैं, उनके दलाइल भी कुछ इसी किस्म के होंगे कि मियां साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल नहीं उठता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने आज JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए, एतराज़ात पर दलाइल दिए, JIT की फाइंडिंग और कंडक्ट पर सवाल उठाया, JIT की गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात का इल्ज़ाम सामने लाए। इस हवाले से एतराज़ात सिर्फ वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं, वज़ीर ख़जाना इसाक डार की तरफ से भी उठाए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक दिए गए डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं या नहीं, शरीफ खानदान का दावा है कि वो इन्हें गलत साबित करेंगे। मगर कल जो एतराज़ात इसाक डार साहब ने जमा कराए अपने 229 सफ़हात पर मुश्तमिल शवाहिद में, उस जो अदालत को दिए, उससे लगता है और जिसकी समाअत भी आइंदा दिनों में मुतवक्को है कि कहीं ना कहीं JIT ने इसाक डार साहब के मामले में जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है, वो बगैर तहकीक के दे दिया अगर इसाक डार साहब के दावे सही साबित होते हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट में इसाक डार के हवाले से जो फाइंडिंग्स दी और वज़ीर ख़जाना पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में JIT ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई, उसमें शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ साथ इसाक डार के टैक्स रिटर्न, असासाजात
वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से अहम फाइंडिंग्स दी और लिखा कि इसहाक डार ने 1981 से 2002 तक एफबीआर में टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किए, जो टैक्स चोरी की एक कोशिश समझी जाती है। जेआईटी ने यह बात कह दी। ऑपोजिशन जमातों ने इस पर जाहिर है बहुत ज्यादा शोर भी मचाया और कहा कि जब मुल्क का वजीर खजाना ही ये काम नहीं करता रहा तो कैसे तवक्को की जाए कि रिफॉर्म्स होंगे। जेआईटी की पहली फाइंडिंग के जवाब में इसहाक डार ने अपने एतराज में लिखा कि मैंने 1981-82 से 2001-2002 के टैक्स रिटर्न एफबीआर में जमा नहीं कराई और ये नतीजा अखज़ कर लिया गया कि यह टैक्स चोरी है, जो कि सरासर बदनीयती है और अदालत को गुमराह करने की कोशिश है। इसहाक डार ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वेल्थ स्टेटमेंट समेत 2001-2002 से पहले का पुराना रिकॉर्ड एफबीआर के पास नहीं बल्कि नैब हुक्काम के पास था, क्योंकि जो तहकीकात डार साहब के हवाले से होती रही। एफबीआर ने यह रिकॉर्ड नैब से लेकर 8 जुलाई को जेआईटी के पास जमा भी कराया, जिसकी तस्दीक भी जेआईटी ने की। इसलिए जेआईटी ने गोशवारों के मुतालिक जो फाइंडिंग दी वो गलत और गुमराह कुन है। यानी जो इल्जामात अभी तक जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में शरीफ खानदान के एक फर्द पर लगाए कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया, डार साहब अपने जवाब में कह रहे हैं कि दरअसल जेआईटी ने अदालत को गुमराह किया। जेआईटी ने अपनी दूसरी और चौथी फाइंडिंग में एतराज उठाया था कि इसहाक डार के असासों में 2008 और 2009 के दरमियान हद से ज्यादा इजाफा देखने को मिला, जबकि ज़राए आमदनी की तफसीलात मांगने के बावजूद जमा नहीं कराई गई। जेआईटी ने पाकिस्तान में इसहाक डार के असासों की वजह बताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुबई की बाग होल्डिंग कंपनी में 55 लाख पाउंड की सरमायाकारी, जिसमें से 49 लाख पाउंड उनके बेटे की तरफ से दिए गए थे, जो कि पाकिस्तान में इसहाक डार के असासों का जरिया बने। इस इल्जाम के जवाब में इसहाक डार ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असासों में गैर मामूली इजाफे के हवाले से जेआईटी ने उन्हें कभी आगाह नहीं किया, वरना वो इस इजाफे के हवाले से वजाहत कर देते। इसहाक डार असासों में इजाफे की वजाहत करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 2003 और 2008 के दरमियान दुबई के वजीर सकाफत के मुशीर मालियात के तौर पर काम किया, जिसका बाद में उन्हें मुआवजा मिला, जिससे जेआईटी ने अपनी फाइंडिंग में सरमायाकारी के तौर पर लिया, जो गलत है। जबकि हकीकत यह है कि यह रकम उनकी पेशावराना खिदमात का गैर अदाशुदा मुआवजा था, जिसका जिक्र 30 जून 2005 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए गए गोशवारे में भी है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं तो 2005 के गोशवारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, ये कोई नई फाइंडिंग नहीं। जेआईटी ने अपनी आखिरी फाइंडिंग में इसहाक डार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 16 करोड़ रुपए का फंड फलाही इदारे के नाम किया ताकि वो टैक्स अदा करने से बच जाएं। ये उनका अपना ही इदारा है, दरअसल वो टैक्स बचाते हैं इस इदारे के नाम करके। इस इल्ज़ाम के जवाब में इसहाक डार ने अपने जवाब में खैरात या चैरिटी के अखराजात की तफसील के साथ ये भी बताया कि खैरात की रकम उन्होंने कहाँ और कैसे खर्च की, और अगर इसहाक डार का मौक़िफ़ अदालत में दुरुस्त साबित हो जाता है तो मुस्तक़बिल में जेआईटी रिपोर्ट पर संगीन सवालात उठ सकते हैं। जेआईटी पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एतराज़ात सामने आ गए। अब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एतराज़ात उठाए हैं और डार साहब ने ज़ाहिर सबूत ज़्यादा दिए हैं बामुकाबला मियाँ नवाज शरीफ के। मियाँ नवाज शरीफ के वकील की ज़्यादा स्ट्रैटेजी ये नज़र आती है कि सबूत और बारे सबूत और ये सारे मामलात बच्चों के वकील के ऊपर रखे जाएं, या फिर असल में बात यह है कि बच्चों के पास भी कोई सबूत नहीं, उनकी भी स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो जेआईटी के हक़ाइक़ हैं सिर्फ उनको क्वेश्चन किया जाए, जो जेआईटी ने डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं सिर्फ उन पर सवाल उठाया जाए। मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज के एतराज़ात और अहम शवाहिद अभी सामने आने हैं, वो शवाहिद ही होंगे या मियाँ नवाज शरीफ के वकील की तरह सवालात होंगे। शरीफ खानदान की तरफ से बार बार ये दावा किया गया कि जेआईटी फाइंडिंग दुरुस्त नहीं, उनके पास दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद कब सामने आएंगे, शरीफ खानदान की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपकी बात भी हुई है शरीफ खानदान के करीबी ज़राए से, क्या ऐसी ही हिकमत अमली होगी जैसे वज़ीर आज़म की वकील की है, जिसमें जेआईटी पर सवाल ज़्यादा उठा रहे हैं, जिसके जवाब में अदालत बार बार कह रही है कि बारे सबूत है शरीफ खानदान पर, या फिर बच्चों के वकला की स्ट्रेटजी यही होगी कि वज़ीर आज़म को अलग करके और बात की जाए और बच्चे जिम्मेदारी लेते हुए कोई सबूत देने की कोशिश करेंगे, या यही स्ट्रेटजी रही? बिल्कुल शाहजेब, हमें ये बताया गया है बाकायदा तौर पर कि इस सारे अमल में प्राइम मिनिस्टर को इस डेंजरस सूरत हाल से निकालना है और कैसे निकालना है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि ओवरऑल उन्होंने पूरा पॉइंट बाई पॉइंट तैयार किया है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म के वकील ने जहाँ पर ऑब्जेक्शन फ़ाइल किए थे, इसी तरीके से सलमान अकरम राजा अपने असिस्टेंट के साथ पूरे फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वज़ीर आज़म के बच्चों पर है। और दो अहम जो उसके बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के हवाले से, उसमें एक अहम बात यह है कि ओवरऑल जो जेआईटी की फाइंडिंग्स आई हैं और जो केस का सारा एक ओवरऑल चला है ट्रायल जहां पर, उसमें वज़ीर आज़म ये उनके वकला का दावा है कहीं भी बराह रास्त
या बिलवास्ता या बिला वास्ता नज़र नहीं आते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं उसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो यही एक फोकस होगा कि उसको किस तरीके से बाहर रखना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से जो ट्रस्ट डीड उन्होंने साइन किया है, उस फाउंड का मसला है, वो इस पर बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। और यही हमें बताया जाता है कि जुमेरात वाले दिन मुमकिन तौर पर जब उसकी बारी आएगी दलाइल देने की सलमान अकरम राजा की, उसमें ये वाज़े तौर पर आर्गूमेंट किया जाएगा। और आज अदालत में आर्गूमेंट हुआ भी है कि जो लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस है, यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट MLA, उसके मुताबिक JIT ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक प्राइवेट फॉर्म से ये कंफर्मेशन करवाई है, जो कि नैब का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। यही आर्गूमेंट का फोकस रहेगा कि किस तरीके से JIT ने अपनी जूरिसडिक्शन से अब बढ़ के ये काम किया है। तो ये वो पॉइंट है, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर फोकस रखा जाएगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हसन नवाज़ के हवाले से जो प्रॉपर्टी सामने आई हैं और बिज़नेस सामने आया है, उसमें ये फोकस बताया जाएगा कि आया कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इसलिए उसका ट्रायल अलहदा होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा का जो केस है ये अंडर आर्टिकल 1843 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रही है, ये उसके मुताबिक केस नहीं बनता, लिहाजा अलहदा से ट्रायल कोर्ट को भेजा जाना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म किया जाएगा कि उनका ताल्लुक नहीं है इससे, ये दलाइल होंगे और फिर कहा जाएगा कि हसन नवाज़ अलग पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनका अलग करें। मरियम नवाज़ का 1843 के तहत मामला आता नहीं, वो अलग करें, और जो फॉन्ट का मसला है उस पर अलग। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बच्चे किस किस्म का। मगर अभी जब आप मौजूद हैं अदालत में और आप देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, तो आपको लगता है जो अदालत के ऑब्जर्वेशन हमने बताए उससे तो ज़ाहिर है एक अलग सिचुएशन सामने आ रही है, मगर जो अदालत का मूड है, जो एतराज़ात उठाए गए हैं JIT की कंडक्ट के हवाले से, उस पर अदालत इन सबको देख कैसे रही है सारे मामलात को? मैं कमरा अदालत में वहाँ मौजूद होता हूँ, वो कुछ पॉइंट्स बहुत अहम हैं। जिस तरीके से जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का इशू है कि आया कि जूरिसडिक्शन से बढ़ के काम किया है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट कॉन्टेक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट मंगवाए गए हैं उनको भी टेस्टिफाई करना है। इसके अलावा क्या JIT एक प्राइवेट फार्म को अंडर दिस लॉ वो उनको ये वेरीफाई करवा सकती थी, उनकी खिदमात हासिल कर सकती थी। ये वो पॉइंट्स हैं जो जजेस जिन पर बार बार इन वकला को जवाब दे रहे हैं कि JIT की जो फाइंडिंग्स हैं, जो बेसिकली मटेरियल है, उन पर बाइंडिंग नहीं है कि इनके तहत वो फैसला दें। वो एक इजाफी एक मटेरियल है जो JIT ने हासिल किया है, उसको ये टेस्टिफाई करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ही ये फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया जैद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद रहे थे कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों की स्ट्रैटेजी इस हवाले से होगी। दिलचस्प मामला नजर आता है कि कैसे मियां साहब को अलग करना है, फिर कैसे अपने अपने मामलात को आर्टिकल 1843 के तहत अगर ये मामला चल रहा है अदालत में, आला अदलिया में, तो उससे अलग करना है कि मरियम 1843 के तहत क्यों नहीं होती। हसन नवाज पाकिस्तान के मामला से कैसे अलग हैं, हुसैन नवाज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है कानूनी तौर पर अगर ये मामला उठाए जाते हैं तो इनका कानूनी जवाब आएगा, अदालत किस तरीके से मुस्तरद करेगी, वो बड़ा मामला दिलचस्प होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और बहुत अहम मामला है उस पर बात करेंगे। डेढ़ माह हो गए लेकिन खलीजी मुमालिक के साथ कतर के तनाज़े का हल नहीं निकल सका। इस सिलसिले में की जाने वाली सालिसी की कोशिशें अब तक बेनतीजा रहीं, जिसकी वजह से 5 जून से जारी कतर का मुआशी और सिफारती बायकॉट खत्म नहीं हो सका और दहशतगर्दी में मदद का इल्जाम लगाकर दीगर खलीजी मुमालिक ने तवानाई से मालामाल मुल्क कतर को खित्ते में तनहा करने की कोशिश की है। और खलीजी मुमालिक की जानिब से कतर से अल जजीरा चैनल की बंदिश समेत 13 मुतालबात किए गए थे, जिन्हें कतर ने मानने से इनकार किया। मसला हल नहीं हुआ। कुवैत ने सालिसी की कोशिश की, मसला हल नहीं हुआ। आज कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने वफ्द के हमरा पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और मिस्र के मुतालबात पर दोहा के मौक़िफ़ से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता में हालिया बहरान पर तशवीश है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मसले के सिफारती हल के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि खलीजी तनाज़े के हल के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बिरादर इस्लामी मुमालिक के दरमियान मसाइल का सिफारती हल तलाश किया जाए। अब पाकिस्तान शुरू से ही अरब मुमालिक और कतर के तनाज़े में गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर कारबंद है।
इस हवाले से खबरें आती रही, चाहे यमन जंग का मामला हो, चाहे कतर का मामला हो। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया हो कि पाकिस्तान पर एक दबाव रहा है कि पाकिस्तान इन मामलात में साइड ले, मगर पाकिस्तान मुसलसल गैर जानिबदारी इख्तियार करता रहा है। अब जबकि खुद कतर के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस बैलेंस को कायम रखना कि इन तमाम मामलात में अगर कतर की बाउंड्रीज बंद हैं, उन्हें करने हैं अपने खाने पीने की चीज़ें, दूसरी अशिया और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया तो पाकिस्तान से चली जाएं, दूसरे मामलात में पाकिस्तान मदद करे, तो फिर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ना नाराज़ हो रहे हों। खुर्शीद कुसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। कुसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आप भी अपने ज़माने में कतर का दौरा करते रहे। कतर में ज़ाहिर है पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है। मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि कतर के करीब आए अगर इन सारे मामलात में, जबकि उन पर मुआशी बंदिश है और कुछ फैसिलिटेट करने की कोशिश करे तो सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात ना नाराज़ हो जाएं। एक बैलेंस रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान को पॉलिसी कंटिन्यू रखनी चाहिए न्यूट्रलिटी की। देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें अपोजिशन गवर्नमेंट की कोई बात नहीं। तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ बहैसियत पाकिस्तानी साबिक वजीर खारजा, एक हमारे लिए इम्तिहान हुआ करता था कि, और मेरे दौर में भी था, और कोशिश करते थे कि ईरान और सऊदी अरब के मामलात को कैसे टैकल करें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्ट इमीडिएट इंटरेस्ट हैं वो सऊदी अरब, यूएई इसलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ हमारे वर्कर्स भी ज़्यादा हैं। कतर में मैंने खुद कोशिश की थी जब मैं वजीर खारजा था कि अमीर कतर से बात करूं और अपने नंबर बढ़वाऊं, क्योंकि एक स्टेज पे हमारे बहुत नंबर हुआ करते थे कतर में वर्कर्स के। और ख़ास तौर पे मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जो हमारा पश्तून लेबर है, उन्होंने तो बहुत एक स्टेज पे कतर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल अदा किया। बाद में कुछ कम हो गए थे हमारे बंदे, तो उसी सिलसिले में गया भी था अमीर से मिलने के लिए। अब ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हाउएवर डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी बड़ी रेमिफिकेशंस हैं। ये डिवीजन इस किस्म की हो रही है कि जो इस ईरान को और जो हमारी नई रिलेशनशिप भी बन रही है चीन और रूस की, तो इस सारे को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप हमारी बहुत अहमियत की हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यूएई के साथ बहुत है, और यूएई ने माजी में बड़ा गुस्से का इजहार किया था जब पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी दिखाई थी, और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया था। और इतना बड़ा जलसा मुझे नहीं याद है कि यूएई की तारीख में कभी हुआ हो। वो एक किस्म का पाकिस्तान को इशारा था। तो इन मामलात में एक तो अपोजिशन गवर्नमेंट को इकट्ठा होना चाहिए, और इसको मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई शक हो तो इसको दूर कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया कि इन दोनों के दरमियान, जैसे कोशिश कुवैत कर रहा है, हमें कुवैत के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जो रोल है वो वही नजर आए कि हम अपने ये जो हमारे करीबी भाई हैं, इनको दोस्त हैं, हम तो भाई इनको तस्वुर करते हैं कि ये जो हैं ये आपस में चपकलिश ना बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि कोशिश यही होनी चाहिए कि ना कोई साइड्स ले, बल्कि ना किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करे, सबके साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखे और मुसालहत की कोशिशें करता रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आजकल हर तरफ पनामा GIT और उसकी रिपोर्ट का चर्चा है, इस पर तबसरे हैं, उसी का जिक्र है। उसी बाज़गश्त में एक और GIT और उसकी रिपोर्ट जो मशाल खान कत्ल केस के हवाले से सामने आई, उस पर ताहाल खामोशी है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान को तलबा के हुजूम ने 13 अप्रैल को हमला करके कत्ल कर दिया। उसके बहिमाना कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाई गई। इस GIT की रिपोर्ट को 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। रिपोर्ट की सिफारिशात पर ना ही पुलिस और ना ही यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया है। इमरान खान ने वादा किया था, वादे किए गए थे, मगर एक्शन नजर नहीं आता। मिशाल खान के कत्ल की तफ्तीशी रिपोर्ट 13 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तैयार की, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि मिशाल खान के खिलाफ तौहीन रिसालत के नाम पर मखसूस ग्रुप ने लोगों को उकसाया। तहकीकात में यह बात सामने आई कि मिशाल खान और उसके साथियों के खिलाफ तौहीन रिसालत या मजहब का कोई सबूत मौजूद नहीं। GIT की तफ्तीश के मुताबिक रजिस्ट्रार से लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर तक यूनिवर्सिटी में नाअहल सिफारिशी लोग तैनात हैं। यूनिवर्सिटी का निज़ाम सियासी और नाअहल अफराद की भर्ती की वजह से दरहम बरहम है। यूनिवर्सिटी में मंशियात और असलहे का इस्तेमाल और तलबा का इस्तेहसाल आम है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के बेशतर मुलाजमीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं।
असल हकाइक सामने लाने के लिए जीआईटी रिपोर्ट में छानबीन की जरूरत पर जोर दिया गया। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जिन अफसरान और एहलकारों ने गफलत बरती है उनकी निशानदही करके कार्रवाई की जाए। अब मशाल खान कत्ल केस की जीआईटी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात किए गए थे। मशाल खान के हवाले से हकाइक सामने लाए गए, कुछ सिफारिशात की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जीआईटी की सिफारिशात पर अमल दरामद ताहाल शुरू नहीं हो सका। इस केस में 60 लोगों की शनाख्त की गई, जिसमें 57 अफराद गिरफ्तार हैं, 3 रूपोश हैं। मशाल के वालिदैन और उसकी बहनें इंसाफ चाहते हैं। एक झूठे इल्जाम की वजह से उन्हें भयानक नताइज का सामना करना पड़ा। मशाल की जिंदगी गई, पूरे खानदान का तहफ्फुज़ खतरे में पड़ गया। मशाल के वालिद ने पेशावर हाई कोर्ट में मर्दान से किसी और जिले की अदालत में केस ले जाने की दरख्वास्त जमा कराई, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी मर्दान की अदालत से मशाल के वालिद की दरख्वास्त पर तमाम रिकॉर्ड पेशावर तलब कर लिया। 20 जुलाई को दरख्वास्त के हवाले से अदालत में समाअत है। दूसरी जानिब ये केस अभी मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में है, लेकिन 21 जुलाई से मर्दान की दहशतगर्दी की अदालत खुसूसी अदालत की मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो रही हैं, जो 21 रोज़ तक जारी रहेंगी। और जीआईटी रिपोर्ट में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए गफलत बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था, लेकिन इस हवाले से ताहाल अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या किया जवाब दें। इमरान खान साहब पुलिस के हवाले से दावेदार रहे हैं, क्या किया पुलिस ने, जो 3 लोग रूपोश हैं उन्होंने क्या किया उसका जवाब दें। जो वादा किया था मशाल खान के घर जाके इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब खुद इसका जवाब दें या फिर अपनी हुकूमत से लें और फिर आवाम को बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो, इजाज़त दीजिए।